दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टर थ्री को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब आपको ये पता ही होगा कि वोडाफोन आइडिया कंपनी लॉस में है। पिछले कई सालों से कंपनी लगातार लॉस में बनी हुई है, लेकिन धीरे धीरे लॉस कम हो रहा है। क्या आने वाले समय कंपनी अपने लॉस को खत्म कर सकती है? और दूसरी तरफ देखें तो जो सब्सक्राइबर लगातार कंपनी के कम हो रहे, क्या उसमें अब कमी आएगी? क्योंकि 5G सर्विस शुरू होने लगी है। लगभग मेट्रो सिटीज में सब जगह पे 5G सर्विस अब वोडाफोन आइडिया दे रही है। तो जो कमी थी वो तो अब दूर हुई है, लेकिन प्रॉब्लम है भारी भरकम कर्ज की। जो लेकर अब देख सकते हो कि क्या बैंक भरोसा करेगी वोडाफोन आइडिया को। इसके ऊपर लेकर एक कुछ बड़ी अपडेट है जिसको समझेंगे। इसके अलावा कुछ पेनल्टी भी लगी है वोडाफोन आइडिया पे। इस समय वोडाफोन आइडिया जो कर्ज के जंजाल में फंसा हुआ है, किस तरह से इससे बाहर निकलेगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 11.52 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 0.52% की यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिलेगी। आपको ये पता ही होगा कि पिछले दिनों ये गिरावट के सिलसिले की वजह से लगभग 6 रुपए तक चला गया था। भारी भरकम नुकसान हुआ था और जो बड़े फंड हाउस है वही फंस गए थे, क्योंकि इसका जो एफपीओ था वो 11 रुपीज में आया था और वो 11 रुपीज वाले जो निवेशक थे उनको नुकसान हुआ जब 6 रुपये पे पहुंच गया। लेकिन फाइनली फिर से प्राइस उनके बाइंग प्राइस के आसपास आ गए, तो उनका जो नुकसान था वो यहाँ पे अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे शुरुआत लगभग फ्लैट हुई थी। 11.46 की कल की क्लोजिंग थी, तो आप देखें शुरुआत वहीं पर हुई। इंट्राडे में यहाँ पे 11.5 का हाई बना, लेकिन लो वो है वो 11.29 का। तो आप देख सकते हो कि दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। फिलहाल स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस यानी 12 रुपये 80 पैसे से अभी नीचे है काफी। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में वोडाफोन आइडिया इस समय नंबर 1 पे है। लगातार अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। कुछ बड़े फंड हाउस है यहाँ पे जो डील भी कर रहे हैं। कुछ ब्लॉक डील के माध्यम से यहाँ पे खरीदारी हो रही है, तो कुछ बिकवाली भी हो रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया के ऊपर पेनल्टी लगी है। तो ये जो अथॉरिटी है जिन्होंने पेनल्टी लगाए वो देखे तो यहाँ पे प्रिंसिपल कमिश्नर अहमदाबाद साउथ, तो ये गुजरात से इनके ऊपर पेनल्टी लगाई अहमदाबाद से। और इसका जो क्या है, किस वजह से ली गई पेनल्टी, तो आप देख सकते कि ऑर्डर जो पास किया गया सेक्शन 73/1 के तहत, फाइनेंस एक्ट 1994 के तहत ये जो पेनल्टी लगाई गई है काफी बड़ी अमाउंट है। करीब 8,77,75,653 रुपीज की पेनल्टी लगाई गई है। इसमें इंटरेस्ट भी जोड़ा गया है, तो काफी बड़ी पेनल्टी है। और ये 5 जनवरी 2026 को ऑर्डर इनको प्राप्त हुआ है, जिसमें इनके ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया कि नॉन पेमेंट सर्विस टैक्स SMS जो यहाँ पे टर्मिनेशन चार्ज जो थे इन्होंने पे नहीं किए। तो ये अप्रैल 2011 से लेके सितंबर 2012 के बीच का जो पूरा का पूरा ये मामला है, जिसमें इन्होंने जो पेमेंट करना था वो पेमेंट इन्होंने नहीं किया। जो SMS यहाँ पे टर्मिनेशन चार्जेस वगैरह थे उसको लेकर ये पूरा मामला के तहत पुराना मामला है 2011-12 का, जिसमें ये बड़ी पेनल्टी लगाई गई है। तो कंपनी का ये कह रहा है कि मैक्सिमम फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा उनके बिजनेस के ऊपर। तो ये डिमांड की गई उनके टैक्स और इंटरेस्ट की। कंपनी को ये बिल्कुल मंजूर नहीं है और हम आगे अपील करेंगे, इस मामले को लेकर आगे जाएंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से हमने गलत नहीं किया, लेकिन ये हमारे पर पेनल्टी लगाएगा तो हमें इसके लिए जो भी रास्ता हमारा होगा उसको अपनाएंगे। एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने अपने क्वार्टर 3 की तैयारी कर ली है और इसी के तहत वोडाफोन आइडिया को सर्टिफिकेट मिल चुका है उनके शेयर ट्रांसफर एजेंट की तरफ से। तो ये देख सकते हो कि हर कंपनी जो अपना रिजल्ट लेके आती है उसके पहले उनको शेयर ट्रांसफर एजेंट से सर्टिफिकेट लेना होता है। तो ये बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इनके शेयर ट्रांसफर एजेंट है, जिन्होंने इनको सर्टिफिकेट दे दिया है, यानी अब ये रिजल्ट ला सकते हैं। उसके लिए वो भी इनको परमिशन मिल चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्टिफिकेट देते हुए यहाँ पे बिग शेयर की तरफ से कहा गया है कि 31 दिसंबर 2025 के जो खत्म हुए क्वार्टर रिजल्ट को लेकर हम सर्टिफिकेट दे रहे कंपनी को। हमारे को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उस जिम्मेदारी को हमने पूरी तरह बखूबी निभा दिया, हमने सारा काम कर दिया है। तो जिनके पास फिजिकल शेयर है उसको डीमैट में ट्रांसफर करने का, डिविडेंड का या फिर किसी प्रकार की कोई मीटिंग है वो सारा काम जो होता है वो शेयर ट्रांसफर एजेंट करते हैं। तो उनका कहना है कि यहाँ पे उन्होंने जो भी शेयर थे जो
फिजिकल रूप से उसको डीमैट में कन्वर्ट करने का काम वगैरह जो था इस क्वार्टर के दौरान एनएसडीएल में कोई भी हमारे सामने रिक्वेस्ट नहीं आई थी, न सीडीएसएल में आई थी। तो यहाँ पे नील दिखाई देगा। तो जो भी काम था उन्होंने कंप्लीट कर दिया, यानी अब रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा, सारी संभावना बन चुकी है। अब यहाँ पे अगर हम रिजल्ट की बात करें, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 1 कैसा था उससे एक अंदाजा आए तो देखिए कि Q2 के दरमियान जो टोटल इनकम थी 11,296 करोड़ के आसपास थी, जबकि क्वार्टर 1 में ये 11,164 करोड़ के आसपास। इसका मतलब ये है कि क्वार्टर 2 में इनकम बड़ी है कंपनी की, ये अच्छी बात है। टीआई ग्रोथ 0.57% डाउन था जून में, जबकि क्वार्टर 2 में ये 1.19% अप रहा है, यानी कुछ राहत मिली है। खर्च 11,882 करोड़ के आसपास था क्वार्टर 1 में, जो सितंबर क्वार्टर में खर्च बढ़ के 12,039 करोड़ तक पहुंच गया। तो जैसे इनकम बढ़ी उस हिसाब से खर्च में भी वृद्धि हुई। टी ग्रोथ 0.36% डाउन था जून क्वार्टर में, सितंबर में 1.32% अप रहा है। अब बात करें एबिटाडा की, जो अभी निगेटिव है, 718 करोड़ निगेटिव था जून क्वार्टर में, सितंबर में ये 742 करोड़ निगेटिव रहा है, यानी माइनस रहा है। अब बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो जून क्वार्टर में यानी क्वार्टर 1 में 6,608 करोड़ का लॉस था। अब सितंबर में ये लॉस घट के 5,524 करोड़ के आसपास है। तो अच्छी बात यह है कि लॉस कम हो रहा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, कंपनी अपने लॉस को लगातार कम कर रही है। एबिटाडा मार्जिन -6.43% था जून क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में -6.5% के आसपास रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन -59.19% था जून क्वार्टर में, सितंबर में ये -48.90% के आसपास रहा है। बेसिक ईपीएस 0.63 माइनस था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 0.51 माइनस रहा है। कुल मिला के स्थिति थोड़ी सी सुधरती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी का इनकम भी बढ़ रही है और कंपनी का लॉस घट रहा है। और अब जैसे कि 5G सर्विस कंपनी ने शुरू कर दी है, तो कस्टमर बेस भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो लगातार कस्टमर कम हो रहे थे वो अब थोड़े से रुकेंगे। तो ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय वोडाफोन आइडिया कुछ बेहतर कर पाएगा। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि दिसंबर क्वार्टर में वोडाफोन आइडिया के अंदर म्यूचुअल फंड की खरीदारी बढ़ चुकी है। लेटेस्ट हमारे सामने म्यूचुअल फंड के आंकड़े आ चुके हैं, जो बहुत उत्साहवर्धक है। तो ये आप देख सकते हो कि करीब 11 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, उन्होंने यहाँ पे खरीदारी की है। सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड ऐसे थे जिन्होंने एग्जिट लिया है। तो ये आप क्लियरली देख सकते हो कि एग्जिट करने वाले कम है, खरीदार ज़्यादा। 2 के सामने 11 म्यूचुअल फंड नए फ्रेश एंट्री कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि क्लियरली यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के अंदर खरीदारी फिर से शुरू हुई है बड़े फंड हाउस की, जो एक शुभ संकेत है, जो इशारा करे कि वोडाफोन आइडिया आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब आप देखो कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के ऊपर मॉरेटोरियम लगा दिया है। इसका मतलब यह है कि आने वाले 5-6 सालों तक वोडाफोन आइडिया को जो भारी भरकम कर्जा सरकार को चुकाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो मार्केट के जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि ये जो फैसला है सरकार का, उससे ज़्यादा बूस्ट नहीं मिलेगा, बैंकों का कॉन्फिडेंस उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी कर्ज तो बाकी है, सरकार ने कोई माफ नहीं किया है। और इसीलिए अभी भी वोडाफोन आइडिया को वापस फंड रेज करने में थोड़ी मुश्किल होगी, बैंकों का भरोसा जीतने में अभी तकलीफ होगी। लेकिन आप देखें तो सरकार की तरफ से भी अपडेट जो निकल के आ रही है कि वो अभी भी इस मामले को लेकर बातचीत कर रही है। वो जो पुराना पेनल्टी है या फिर जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर कमी की जा सकती है। हो सकता है आने वाले समय वो कब हो। और दूसरी तरफ देखें तो एक वन टाइम सेटलमेंट किया है, एक तरह से देखें तो ये 5-6 महीने की राहत दी है, सॉरी 5-6 साल की। तो हो सकता है कि अब जो यूएस की कंपनी है जो इसमें पार्टनर के तौर पे आने से वो भी इंटरेस्ट ले, तो देखना होगा स्थिति बदलेगी और वोडाफोन आइडिया फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।